प्रोग्राम मुकदमा प्रॉपर्टी का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। और नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम है हमारा मुकदमा प्रॉपर्टी का, बेसिकली बुनियादी तौर पर यह मुकदमा है हर उस पाकिस्तानी का जो पाकिस्तान के अंदर अपना घर देखना चाहता है, अपना एक आशियाना देखना चाहता है। और पहले दिन से जब कोई भी पाकिस्तानी अपनी तनख्वाह, पहली तनख्वाह उसको मिलती है, तो सबसे पहले उसकी ये ख्वाहिश होती है और उसी दिन से ये ख्वाब उसके जहन में जन्म लेता है और उसके दिल के अंदर ये उमंग पैदा होती है कि वो अपना घर बनाए, क्योंकि अपना घर ज़मानत है तहफ़्फ़ुज़ की, एहसास की, और अपना घर एक ज़मानत होती है आपके इज़्ज़त और वक़ार की। तो उस घर के लिए वो तगोदो करता है, जिदोजहद करता है, मेहनत करता है। लेकिन इस अपने घर को बनाने के लिए, अपने इस आशियाने को देखने के लिए उसको किन किन मुश्किलात का सामना होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे उसके हसूल की राह में रुकावटें क्या हैं, बिल्डर्स के मसाइल क्या हैं, रियल स्टेट के शोबे से जो वाबस्ता लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं, और जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर उनके मसाइल क्या हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो तमाम तर हुकूमतों की तरजीहात का ये हिस्सा रहा है। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसके मैनिफेस्टो का बुनियादी नारा ही ये था कि 50 लाख घर दिए जाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, क्योंकि इस सनत से कमोबेश 40 से 50 के करीब दूसरी सनतें वाबस्ता हैं। और बिल्कुल अगर ये कहा जाए कि ये सनत जो है पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है तो ये गलत ना होगा। लेकिन इस सब के बावजूद, इसकी अहमियत और इफादियत के एहसास के बावजूद हर हुकूमत के मंशूर का हिस्सा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये शोबा जो है ज़बूहाली का शिकार क्यों रहा, आखिर इसकी ज़बूहाली की वजूहात क्या हैं, इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं और इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। मेहमान को वादा चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासिर इलियास खान साहब, CEO सिंटोरस हैं। इसके अलावा मकबूल ताहिर साहब जो कि नायब सदर ब्लू एरिया रियल स्टेट एजेंट हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहम्मद एहसन मलिक साहब, नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। और सबसे पहले सरदार यासिर साहब, सर मैं आपसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और सर बाद में बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और रियल स्टेट से वाबस्ता जो अफराद हैं वो कितने मुतमईन हैं। लेकिन सर सबसे पहले ये बताइएगा, इस इतनी बड़ी सनत की ज़बूहाली का जिम्मेदार कौन है और हल क्या है इसका? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक इस इंडस्ट्री को ओवरलुक किया गया और इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया एज एन इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं रियल स्टेट की, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो नेशन की वेल्थ है वो इन्वेस्टेड है रियल स्टेट में। और जब हम इसकी अमाउंट की बात करते हैं तो कलेक्टिवली ये 400 से 500 बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टेड है रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ में पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान। तो आपने एक इंडस्ट्री को ओवरलुक किया है कि इसके साथ, जैसे आपने मेंशन किया, कितनी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ कितनी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, तक में 60+ जो फैसिलिटेट हो रही हैं, चल रही हैं। फिर रोज़गार आप देखें कि आपके कितने लोगों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। तो आपने जितनी भी प्रीवियस हमने टेन्योर देखा उसमें इस एज एन इंडस्ट्री इसको ओवरलुक किया और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रही है, जिसमें आप देखें कि आपके अप्रूवल्स, आपकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इश्यूज़, आपके जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, लैक ऑफ वन विंडो ऑपरेशंस के इश्यूज़ हैं। और उसमें आप देखें कि जो रेगुलेशन ऑफ फंड्स है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस पहले भी नहीं रहा था और अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि हम इस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं कि आप उस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें और उन लोगों को इंडोर्स करें जो इस इंडस्ट्री का पहिया चला रहे हैं। आप देखें आपकी इकॉनमी में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री की, लेकिन आप उसमें किसी भी लिहाज से कोई अपनी तरफ से गवर्नमेंट के एंड से कोई उसमें फैसिलिटेशन नहीं है। तो आपके जो मेजर डेवलपर्स हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, गिने चुने नाम है आपके सामने, आप उनको कहें कि आप हमारे सामने आएँ, आप बताएं आपके मसाइल क्या हैं, आप लोगों को कहाँ पे इशूज़ आ रहे हैं, ताकि हम आप लोगों को सपोर्ट दें, आप डिलीवर कर सकें। और आई थिंक ये जो हम हमेशा ब्लेम करते हैं डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, ये अगेन जो पहलू है इसमें देखें दो साइड्स हैं। एक तो ये कि कुछ एंड यूजर्स को वाकई उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। हम पोजेशन की बात करते हैं, हम कब्जे की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसमें वो लोग भी हैं जो काम करने चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते कि देयर हैंड्स आर टाइड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है यासिर साहब, लेकिन जिस तरह आपने ये बात की है उस तरीके से एक्नॉलेज तो किया जाता है, लेकिन उसकी जो प्लान की एग्जीक्यूशन है वो नहीं होती। मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे आप? मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान दिया है कि 31 दिसंबर 2020 तक आप कोई भी शख्स अगर अपना घर बनाना चाहता है या ख़रीदना चाहता है तो उसके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। क्या कहेंगे, कितना ज़बरदस्त ये फॉर्मूला है और क्या ये इनफ है या मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को अभी? There's always room for improvement, लेकिन आई थिंक ये अच्छा स्टार्ट है। बेशक इन लोगों ने लेट स्टार्ट किया लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए।
आई थिंक ये अगर शुरू से इनिशिएटिव ले लेते, आप देखें मैं अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ यूएई मार्केट की, दुबई की मार्केट में हमारे पाकिस्तानीज़ का बिलियंस के हिसाब से पैसा लगाया गया इसलिए क्योंकि वो अट्रैक्टिव मार्केट थी। उन्होंने यही पॉलिसी रखी थी 2002-2003 में जब उन्होंने फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट ओपन की थी दुनिया के लिए, तो उसमें पाकिस्तानीज़ गए थे वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे कोई एज सच क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि आप फंड्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप टैक्स देते नहीं देते, कि उनको पता था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, हमें अपनी मार्केट को ग्रो करना है, इस्टेब्लिश करना है, हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है, उसके बाद पूछा जाएगा। अब आके आप समझें कि 10-15 साल बाद वहाँ पे आके लोग पूछते हैं कि आप फंड्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम अपने बताएं, लेकिन अब आप देखिए मार्केट आपकी खड़ी हो चुकी है, आपकी डेवलप मार्केट बन चुकी है। दुबई उन मुल्कों में से आता है जिसके आप पासपोर्ट की रैंकिंग टॉप 5 में आ रही है, और ये इन्होंने कितने पिछले 10 से 15 साल में ये सारी चीज़ की है। तो आई थिंक पाकिस्तान में आपने ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है ये आई थिंक डेस्परेटली नीडेड थी, क्योंकि आते साथ ही जो एक एम्बिग्यूटी फैल गई थी, एक लोग परेशानी के आलम में आ गए थे कि अब हम इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में तो कैसे करें, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज रेगुलेटेड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हम जब टैक्स की बात करते हैं ना, सिर्फ 7 से 8% लोग आपके टैक्स दे रहे हैं, तो दिस अ लॉट ऑफ फंड इन पाकिस्तान जो कि रेगुलेटेड नहीं है। तो आपने आप समझे कि एक मार्केट को रोक दिया आके और एक परेशानी का आलम फैला दिया। तो आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव था, इससे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स लोग इन्वेस्टमेंट तो अपनी वापस बहाल होगी, लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे, जिससे अगेन इस इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये हमें एक्सटेंड करना चाहिए। पाकिस्तान नीड्स अ पॉलिसी लाइक दिस फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, जब तक हम इस्टेब्लिश हो सकें। देखिए हम जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी 2020 और 2021 की, सॉरी 2019-2020 की, उसमें $21 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। तो आप उनको कहेंगे कि आप अपना सोर्स ऑफ फंड डिक्लेयर करें, तो वो क्यों पैसे लेके आएंगे पाकिस्तान में? आपने उनको परेशान कर दिया कि पाकिस्तान शायद हमारे पैसे जाके फंस जाएं या हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं। तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन था, लेकिन आई थिंक देयर इज मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। एहसन मलिक साहब, सर आपकी जानिब आऊँगा। एहसन साहब, सपोज अगर आप इन्वेस्टर हैं और बाहर के मुल्क में आप रहते हैं, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह इन्वेस्ट करेंगे जब आपको पता है अनसर्टेनिटी इतनी है, प्लान्स गवर्नमेंट के चेंज होते रहते हैं। उसके अलावा जब आपको ये भी पता हो कि ये सनत, ये जो शोबा है रियल एस्टेट का, इतना बदनाम हो चुका है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अलावा बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, तो सर एज ए इन्वेस्टर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जाके जायदादें खरीदते हैं वो पाकिस्तान में ख़रीदें? उनके लिए क्या ऐसे अट्रैक्टिव इसके हवाले से ऑप्शन होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट, जब ये गवर्नमेंट आई है, इसने ओथ लिया है, उसके बाद से इसने रियल एस्टेट सेक्टर को ना अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेस करने की कोशिश की है ताकि लोग अपनी इक्विटी को की अदर सोर्सेज की तरफ ले जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को मतलब इन लोगों ने कोशिश की है वो जितना डिक्लाइन हो सकता है उसको किया जाए। मतलब आफ्टर आप कह लें परसुअल बहुत ज्यादा के बाद इस बजट से पहले प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं आपके ख्याल आया या लोगों के प्रपोजल्स गए, जिनमें हमारी एसोसिएशन और फेडरेशन के भी प्रपोजल शामिल थे कि आप जब तक रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं चलाएंगे तब तक मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। फाइनली उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज दिया। यहाँ पे मैं सरदार इलियास साहब के साथ एग्री करूँगा। प्रॉब्लम ये है इस गवर्नमेंट का कि ये कुछ भी चीज़ करती है तो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट में या वो रिजल्ट नहीं ले पाती ये गवर्नमेंट जिस चीज़ को फोर्सी किया जाता है। अभी आपने बड़ी प्यारी बात की थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप घर परचेज करेंगे, आपसे सोर्सेज का नहीं पूछा जाएगा। वो एक सेगमेंट है, बायर से नहीं पूछा जाएगा, बट उसी सेगमेंट में जो सेलर है उससे जरूर पूछा जाएगा कि आप को जब भी कोई बायर पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में वो जब पैसे रिफ्लेक्ट होंगे तो वो पैसों के बारे में आपको एफबीआर पूछेगा, नैब पूछेगा, एफआईए पूछेगा। जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट से बजट से पहले भी डिमांड कर रहे थे कि काइंडली आपने बायर को जो इम्यूनिटी दी है वो काइंडली सेलर को भी इम्यूनिटी दें ताकि आपका ये पैकेज बेहतरी की तरफ चल सके और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है 50 लाख घरों का वो इंप्लीमेंट हो सके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो बाकी बात आपने जो की इन्वेस्टर्स जो बाहर से यहाँ पे
पिछले 2.5 साल में जितने अरसे से ये गवर्नमेंट आई हुई है, जितना भी इन्वेस्टर है वो फोर्सी करता है, चीजें देखता है, स्टडी करता है। अभी लोग बहुत वेल अवेयर हैं, उनको पता है कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इस सेक्टर को अंडर स्ट्रेस करने के लिए थी। लेकिन अभी जो ही प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया, उसके बाद से क्वेरी स्टार्ट हुई, लोगों की कॉल्स आना स्टार्ट हुई कि शायद बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का विजन एक साइड पे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं अभी तक वो चीज़ों को जो ऐलानात हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं स्टार्ट हुई है। अभी तक लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, ये बेसिकली जो पैकेज था जो बजट में अप्रूव भी हुआ, उसमें यह है कि आपने एफबीआर के पोर्टल पे जाना है और अपने आप को एज ए बिल्डर या डेवलपर रजिस्टर करवाना है। अब इसके ऊपर हमने इनको कहा था कि आप इसको मैंडेटरी मत करें, क्योंकि अब 22 करोड़ अवाम है, 27 लाख सिर्फ फाइलर है। हम लोग फ्रेंडली यूजर नहीं है एफबीआर के। आज का आदमी एफबीआर जाते हुए घबराता है, पुलिस स्टेशन जाते हुए नहीं घबराता। तो ये ऐसे काफी एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अभी तक वो रिजल्ट नहीं ले पा रही गवर्नमेंट जो इसको मिलने चाहिए इस पैकेज की वजह से। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि इस पैकेज के हवाले से जो चीज़ें होनी चाहिए ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में असल मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। मकबूल ताहिर साहब, आपने सरदार यासिर साहब की भी बातें सुनी, इसके अलावा एहसन साहब की भी बात आपने सुनी। सर, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इन दोनों हजरात को सेकंड करता हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली जो कोई भी कंट्री है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रियल एस्टेट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स ने, चाहे इससे पहले वाली गवर्नमेंट हो या ये वाली गवर्नमेंट हो, स्पेशली ये वाली जो गवर्नमेंट है, ये जब से आई है इसने रियल एस्टेट सेक्टर को इतना डिप्रेस किया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क से कितना सारा पैसा बाहर के कंट्रीज में चला गया। आप अगर इंडिविजुअली ग्लोबली देखें तो दुनिया का हर कंट्री आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई सिटीजनशिप दे रहा है, कोई आपको पासपोर्ट दे रहा है। तो आप अगर इसका ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर ड्रेन आउट हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पीएम साहब हैं उनका विजन एक तरफ है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी और तरफ जा रही है। मैं 2-3 चीजें यहाँ पे मेंशन करना बड़ी जरूर समझता हूँ कि अगर जो हमारी जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, लाइक आपका सीडीए है, एलडीए है, केडीए है और इस तरह के जितने बड़े गवर्नमेंट के अदारे हैं, जब तक उनके अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे उस वक्त तक हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर जो है ना डेवलप नहीं हो सकता। और दूसरा जो सबसे बिल्डर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो हमारा एफबीआर है। तो सबसे पहले हमें एफबीआर को ठीक करना है। जो लोग टैक्स पेयर हैं और जो नॉन टैक्स पेयर है उनके अंदर एक डिफरेंस होना चाहिए। बाहर के कंट्रीज में आप देखें जो टैक्स पेयर होता है उसकी एक वैल्यू होती है, उसको एक एडिड सर्विसेज मिलती है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखें कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये एक अकेली इंडस्ट्री नहीं है, ये साथ आपके मोर देन 50 अलाइड इंडस्ट्रीज को लेके चलती है। उसमें एम्प्लॉयमेंट किस कदर है, लेकिन आई डोंट नो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को क्यों नहीं रियलाइज करती। पीएम साहब का विजन है, वो इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनके अनाउंस करने से कुछ नहीं होता जब तक ग्राउंड के ऊपर इस चीज को एग्जीक्यूट ना किया जाए। और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि गवर्नमेंट का एक स्टांस होता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है और हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रॉब्लम है। जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं होंगे, मैं भी आपके लास्ट कंसल्टेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं कि इस वक्त आप पुलिस स्टेशन में लोग चले जाते हैं, जब उनके सामने एफबीआर का नाम आता है तो वो नहीं जाते। जब भी किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जब बिजनेसमैन को इम्यूनिटी नहीं होगी, उसको एक पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले जंगी बुनियादों के ऊपर इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको आप रिलीफ दें, उसको स्ट्रेस ना करें, उसको टेंशन ना दें। देखें, जब आपने लोग ये सोचते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी है और फिर इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देना है, तो व्हाई वी इन्वेस्ट हियर, व्हाई वी नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री, which is very bad for our country, because हमारा जो फॉरेन करेंसी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट, जो सरमाया बाहर चला जाता है वो फिर वापस नहीं आता। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि 2-3 चीजों को उनको इमीडिएटली ठीक करना पड़ेगा। एक तो जो लोग इसके अंदर जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको ये एक इंसेंटिव दें, उनको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करें। पीएम साहब ने अनाउंस तो कर दिया कि ये रियल एस्टेट को हमने एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड के ऊपर अभी कुछ भी नहीं है।
इवन कि आप FBR की पोर्टल के ऊपर जाके, जैसे मेरा मैं उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हूं, तो वो नहीं करते, उसका पोर्टल ही काम नहीं करता। तो PM साहब को इस साइड के ऊपर देखना चाहिए कि जितनी आप चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली नहीं है, तो इसमें एग्जीक्यूशन की बहुत जरूरत है। और एक आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, एक कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त ये पैकेज आया, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो PM साहब ने रिलीफ पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन का, अब उनको ये श्योर नहीं है कि 6 महीने के बाद ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। और फिर उन्होंने टाइम उसके अंदर बहुत कम रखा है, इन्होंने 31 दिसंबर रखा है उसकी एग्जीक्यूशन का। एटलीस्ट उनको 2 to 3 ईयर्स ये बिल्डर्स को, डेवलपर्स को दें कि जो नए प्रोजेक्ट्स लेके आए, तब आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। देखें, रियल एस्टेट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आती है तो आपकी 50 अलाइड इंडस्ट्री चलती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। आजकल कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, और 40 मिलियन लोग जो हैं वो पिछले 3-4 मंथ्स के अंदर बेरोजगार हो चुके हैं। तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को भी और हमारे इंस्टीट्यूशन। ठीक है, गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। सरदार यासिर साहब, मौजूदा हालात को आपके सामने है, इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सामने रखते हुए इस सनद का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? ये सनद मजीद ग्रो करेगी या मजीद ज़बूहाली का शिकार होगी? हालात किस जानिब जाते देख रहे हैं आप? देखिए, टिल डेट अगर हम इसको देखें तो आपकी जो ये इंडस्ट्री है ये कंट्रैक्शन की तरफ जा रही थी, बिकॉज जब से हुकूमत ने टेक ओवर की है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ थे, और एक फियर फैक्ट्री की वजह से लोगों ने अपने फंड्स होल्ड किए हुए थे। जब भी अनसर्टनिटी का टाइम होता है उस वक्त कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी दुनिया में इन्वेस्ट नहीं करता। आपकी जो कोविड-19 वाली सिचुएशन है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं विद अ सिमिलर रिसेशन सिनेरियो, क्योंकि आपकी जो इसमें करंट स्टॉपेज हुआ बिजनेस का, हर बिजनेस का, जितनी भी आप की इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे रिटेल आप देख लें, रियल एस्टेट देख लें, आप टेक्सटाइल, कोई भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर देख लें, देयर इज अ कंप्लीट स्लो डाउन, बिकॉज दुनिया में एक ये जो ना बहरान आया हुआ है। सो आई थिंक इन दिस सिचुएशन हमें इसको बहुत ही माइक्रो मैनेज करके, इसको बहुत माइन्यूटली, इसको डेलिकेट मैनर के साथ देखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास रिसोर्सेज, फंड्स के लिहाज से रिसोर्सेज नहीं है, वी डोंट हैव द फंड्स इन प्लेस। तो आप अगर बाकी मुल्कों से कंपेयर करें, US से, यूरोप से, तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं बिजनेसेस के लिए, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किए। तो आप ऑल्टरनेटिवली अगर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उनको, इंसेंटिवाइज इस तरह से कर रहे हैं कि आपको टैक्स में थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऊपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, जैसे मकबूल साहब ने कहा कि हम सिर्फ 31 दिसंबर की बात करें, देखिए दिस इज़ नॉट इनफ। आपको सिग्निफिकेंट ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी पॉलिसीज़ में, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकें अगले 4 से 5 साल के लिए। बिकॉज अभी जो हम ये देख रहे हैं फाइनेंशियल कैलामिटी, बिकॉज आई थिंक कोविड-19 हैज़ ड्रैग्ड द वर्ल्ड इनटू अ रिसेशन। तो इस रिसेशन से निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा, ये चंद महीनों की गेम नहीं है। इसमें जो बिजनेसेस ने हिट लिया है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आपने अनाउंस कर दिया था कि आप लोगों को ले ऑफ नहीं कर सकते, आप सब्सिडाइज डाउन साइज नहीं कर सकते। सो नेचुरली अगर कंपनीज़ ने खुद ही अपने बलबूते पे अपनी कंपनी को चलाना है, लोगों को रिटेन भी करना है, ले ऑफ नहीं करना, तो वो एक्सपेंस जेब से लोग दे रहे हैं, वो कॉस्ट जेब से लोग पूरे कर रहे हैं। जो ऑपरेशन कॉस्ट है, बिजनेस शट डाउन नहीं हो रहे, तो वो अपनी कैपेसिटी में जो उनसे हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन सिमिलरली आपने उनको हेल्प आउट नहीं किया। देखिए, बेल आउट के लिए यू नीड टू गिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ टैक्स। टैक्स ही अगेन मैं बात करता हूँ, जो 7 से 8% लोग टैक्स दे रहे हैं, आप सबसे पहले उनको लेके चलें कि ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क की इकॉनमी में। आप उनको 5 ईयर्स के लिए रिस्ट्रक्शन करके दें। और FBR जैसे इदारे जिसमें आप 4 चेयरमैन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, उसमें कंसिस्टेंसी कब आएगी? तो आई थिंक वी हैव एन इशू विद पॉलिसीज इन पाकिस्तान। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, देयर इज़ एन इशू। हमें अगले जो प्लान्स हैं, ये सिर्फ इस टेन्योर 3 साल का जो टेन्योर रहता है उसमें नहीं देखना चाहिए, हमें अगले 10 साल को लेकर चलना चाहिए कि जो आपके आगे होंगे, जो आपके प्रेडिसेसर्स हैं, उनको देखें कि उन्होंने अगर मिस्टेक्स किए आप उनसे बेहतर करें। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस नॉर्म एंड वी नीड टू लुक एट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के यूरोप क्या कर रहा है, US क्या कर रहा है, जो डेवलप मुल्क है। मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखिए, वो मुल्क हैं जिन्होंने कई 100 साल की हिस्ट्री इस्टेब्लिश की है और ट्रायल एंड एरर के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं। हम पाकिस्तान में हम इंजीनियरिंग। ठीक है सरदार यासिर साहब, आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अभी एहसन मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। एहसन मलिक साहब, आखिर किस तरह ये जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं हमारे मुल्क पर, इन बादलों को कैसे जो है हम छाट सकते हैं, बादल कैसे छट सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है? खाली गवर्नमेंट के ऊपर तो डाल के हम अपनी जिम्मेदारियों से, जो रियल स्टेट से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स हैं, वो तो बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते सर। सबने अपना अपना रोल तो प्ले करना है। जी वजाहत साहब,
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला ना हमारी एसोसिएशन ना फेडरेशन वो खामोशी से नहीं बैठी हुई। अभी तक भी अगर हमने इस गवर्नमेंट को 22 माह के बाद मजबूर किया है ये कंस्ट्रक्शन पैकेज लाने पे, सिर्फ उस पैकेज को हम खुशाइंद कहते हैं कि खदो खाल पे एतराज है, क्योंकि उसमें जब वो बन रहे थे उन कॉरिडोर्स में हम लोगों को एक्सेस नहीं दी गई, उन लोगों को एक्सेस दी गई जिन लोगों को बेनिफिट करना था। मैं आपको छोटी सी एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो नया हाउसिंग पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, इसमें मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, एक चीज मेंशन ही नहीं है कि आपने जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी जहां पे भी घर बनेंगे, फ्लैट बनेंगे, उसमें पाकिस्तान की बनी हुई चीजें लगेंगी। ताला लगना है, कुंडी लगनी है, दरवाजे हैं, लकड़ी है, एल्युमिनियम है, लाइट्स हैं, बल्ब हैं। अगर वो चीजें ही दोबारा इंपोर्ट होनी है बाहर से, तो फिर तो आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। मैं ये समझता हूं इमीडिएटली इस पॉइंट को उसमें ऐड होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री चले। जो टाइल्स हैं, जो वॉशरूम एसेसरीज हैं, वो अगर लोगों ने वही इंपोर्ट करके लगानी है तो फिर तो आप इसको लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। जो आपका जी अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी वो तब चलेंगी कि अगर आप इस पैकेज में उन चीजों को शामिल करेंगे। दूसरी बात यह है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, ये एक अच्छा साइजेबल रेवेन्यू जनरेट करके देता है जीडीपी के अंदर पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा कोई अदारा नहीं है कि मुझे नहीं पता मेरी मिनिस्ट्री कौन सी है, मैंने अपने इश्यूज किसके पास लेके जाने हैं, मेरी प्रॉब्लम, मेरे टैक्सेस, मेरी जो भी कोई मसाइल हैं उनको कौन देखेगा। कभी हम वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ देखते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इमरान खान साहब को मिलना मुश्किल है, इमरान खान साहब को मिलना आसान है, हफीज शेख साहब को मिलना मुश्किल होता है। और जो बाकी रेलेवेंट लोग हैं उनको आप जाके बताते हैं, वो कहते हैं यार ये हमारा तो कंसर्न इशू ही नहीं है। सबसे पहले हमें चाहिए कि इस सेक्टर के लिए कोई एक, पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि एक रीरा बन रही है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो क्यों बंद हो गई, उसको क्यों नहीं बनाया गया, वो आज तक मुहिमा बनी हुई है। हम उसको भी परसू कर रहे हैं कि एक रीरा बननी चाहिए, हर एक बंदे पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपने जो सोसाइटीज के फ्रॉड की बात की, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हैं कि जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। अभी इशू ये है, मैं आपको एक छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है घर बनाने का, रियल एस्टेट सेक्टर को मराद देने का, अभी मकबूल साहब ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। तो मैं मकबूल साहब की इस्लाह के लिए बताना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया था उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर को माइनस कर दिया था। ये हम अभी तक ये फाइट कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोनों लाजिम और मलजूम हैं। अकेला कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोई इनकलाब नहीं ला सकता। ठीक है, दोनों लाजिम और मलजूम है। सर मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मकबूल की जानिब आऊंगा और मकबूल ताहिर साहब से मैं ये सवाल करूंगा कि गवर्नमेंट का ये जो बड़ा शानदार नया हाउसिंग पाकिस्तान मंसूबा है, इसके लूप होल्स क्या हैं और उसमें बेहतरी की किस हद तक गुंजाइश है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है कि रियल एस्टेट के मसाइल क्या हैं और इससे वाबस्ता जो सनतें हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ख़ास तौर पे मैं मकबूल साहब से मैं बात करूंगा। इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसने नया हाउसिंग पाकिस्तान जो मंसूबा है उसको शुरू किया है और कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त और शानदार मंसूबा है। आखिर इसमें लूप होल्स क्या हैं और बेहतरी की गुंजाइश इसमें कहाँ है। मकबूल साहब सर बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये जो मंसूबा है, ये प्लान एज पर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एग्जीक्यूट हो सकता है या मजीद आप समझते हैं इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है अभी? सबसे पहली बात यह जी कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक अच्छा विजन है, ये एक अच्छी काविश है, लेकिन इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं, इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं, अगर आपको मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो आपका ये सारा प्रोग्राम, इस तरह के कई प्रोग्राम इसके ऊपर खत्म हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। 50 लाख तो छोड़ें, खान साहब ने तो अभी एक भी घर नहीं बनाया।
सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे इस खान साहब की पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। खान साहब एक ट्वीट कर देते हैं, एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट शेयर कर देते हैं कि जी ये काम होने वाला है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैटल फील्ड में, ग्राउंड में लोगों को लेके आए, अपनी जो आपकी टीम है उससे ग्राउंड वर्क करवाएं। और ये मंसूबा जो है ये बेसिकली लो इनकम तबके के लिए बनाया गया। अगर आप मुझे ये बताएं कि एक घर जिसकी प्राइस ही 20 से 25 लाख या 17 से 18 लाख से शुरू हो रही है, तो एक वो बंदा जो 30,000 रुपए महीने के कमाता है या 20,000 रुपए महीने के कमाता है, उसका खर्चा जो है, उसकी मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो 50,000 रुपए, वो कहाँ से ये पूरा करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज देना चाहूंगा स्पेशली जो है वो नया पाकिस्तान के हवाले से, कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि स्टेट बैंक जो मार्कअप रेट है जब तक उसको 0% पे नहीं लेके आएगा, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हो सकता। इस वक्त दुनिया पूरी वर्ल्ड के अंदर जो मार्कअप रेट है, जो काइबर रेट है, वो 0% के ऊपर है। हमारा अभी भी कभी 9% पे होता है, कभी 7% पे होता है, कभी 8% पे होता है। लोगों को ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये तो वो स्टेट बैंक का रेट है, प्लस उसके ऊपर जो निजी बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब आप उनसे मॉर्टगेजेस लेते हैं तो वो 3 to 4%, और कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपसे 6% भी चार्ज करते हैं। आप लेकिन मुझे सर ये गवर्नमेंट बताइए अभी कि 6% पर आ गई है। 5 मरले के लिए 6% है और उसके अलावा जो 10 मरला है उस पर 7% के करीब मार्कअप दिया है गवर्नमेंट ने। 7% वो दे रहे हैं, इसका फ्लैट रेट दे रहे हैं ना। आप जो निजी कमर्शियल बैंक्स हैं उससे जब आप लेके जाते हैं, अपनी प्रपोजल लेके जाते हैं, तो वो भी अपना उसके ऊपर काइबर प्लस 4 to 3% वो भी चार्ज करते हैं। और एक तकरीबन बन जो जाता है लो 12-13 के इनकम करीब। है, सॉरी, मैंने कहा बिल्कुल, अगर उसको किया जाए, ऐड किया जाए तो 12-13 के करीब बन जाता है वो। 12-13% अभी भी बन जाता है। मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि इस कोविड-19 की कंडीशंस के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो 12-13% के ऊपर लोन देगा और उसकी जो इंडस्ट्री होगी उसका रिवाइवल होगा। नया पाकिस्तान के लिए, सिर्फ नया पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट को जो फ्लैट है, जो इसका मार्कअप रेट है, वो फ्लैट करना पड़ेगा, वो 0% करना पड़ेगा। और मिनिमम आप उसके एक 4 कास्ट लगा लें कि आपकी ये कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर 1% या 2%। अदरवाइज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कोई भी और इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस नया पाकिस्तान के हवाले से वो एक SOP बनाएं कि इसके अंदर, जैसे पहले भी भाई ने बात की, कि इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल लगेगा वो पाकिस्तान के अंदर तैयार होगा, वो मेड इन पाकिस्तान होगा। बाहर से आप कुछ चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते। तब आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, तब वो उनका रिवाइवल होगा, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑलरेडी हम 4 मिलियन से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से और रियल एस्टेट से जो रिलेटेड लोग हैं वो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हुए हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हुए हैं, उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, वो घर का रेंट नहीं पे कर सकते, वो ऑफिस के एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और तक एक अदारा ऐसा नहीं बनेगा, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनेगी, उस वक्त तक ना तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री का रिवाइवल है, ना कंस्ट्रक्शन का रिवाइवल है, ना किसी और इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स है। और ये कुछ पता नहीं है कि जो लैंड परचेज की जा रही है नया पाकिस्तान के लिए, वो किस प्राइस के ऊपर परचेज की जा रही है और वो किन कवानीन तहत परचेज की जा रही है। तो इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं और उन सब को गवर्नमेंट को उसको फोकस करना होगा, उनको मैनेज करना होगा। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट खान साहब का कामयाब नहीं हो सकेगा। ठीक है। अच्छा सरदार यासिर साहब, सर गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती हैं, सरदार साहब से मैं आऊँगा बाद में, पहले मोहम्मद एहसन मलिक साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगा। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, जब गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाती है तो जो इस सनत से वाबस्ता, जो रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता या उनको लिया जाता है? सर इस तमाम तर मामले में आप भी इस सनत के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो आप लोगों से कोई ओपिनियंस ली जाती हैं, आप लोगों की आरा ली जाती हैं, या गवर्नमेंट या जो उनके आसपास वजीर मुशीर होते हैं वही बैठ के तमाम तर प्लान को बनाते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कोशिशें करते हैं? जी वजाहत साहब, इसको मैंने पहले भी एलेबरेट किया था। बेसिकली ये जब पॉलिसी बनती है तो रियल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि 22 माह से 23 माह से गवर्नमेंट
इस विजन पे चल रही थी कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं चलाना, इसलिए उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन को जब ऑन बोर्ड किया तो हमारी एक आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, माइट बी दे वर ऑन बोर्ड जब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज बना। तो जब वो बना, जब आप एक सेक्टर को लेंगे दूसरे को निगलेक्ट करेंगे तो वो ऐसा ही को मुरब्बा टाइप, चूचू का मुरब्बा टाइप बनेगा जो बन गया है। अब उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी प्रपोजल थी रैका की कि आप पूरी दुनिया की तर्ज पे, इस वक्त भाई ने, मकबूल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 0% पे मॉर्गेजेस और फाइनेंसिंग चल रही है, आप मैक्सिमम 2 या 3% पे करें ताकि लोगों, मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सके। उसमें एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं आपके चैनल के थ्रू कि ये जो अभी भी ये मार्कअप की बात हो रही है वो 5% और 7% की जो बात हो रही है वो फ्लैट 5-7% ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा मुतालबा ये था कि आप हर पाकिस्तानी को ये हक दें कि वो किसी भी बैंक से जाके वो मॉर्गेज ले सके, ताकि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो जितनी अपना रेंटल पे करते हैं उतनी उनकी बैंक की इंस्टॉलमेंट बन जाए और लोग प्रॉपर्टीज बाय कर लें, जिससे मुल्क में एक इकोनॉमिक सर्कल चल पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसी हवाले से, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से, मुल्क में जहां पे इतना काम होना है, हमारे पंजाब में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसने एक अजाब डाला हुआ है। उसकी मैं आपको छोटी सी 1-2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। अभी एफबीआर ने हमारी प्रपोजल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एफबीआर वैल्यूएशन टेबल नहीं बढ़ाया ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, लेकिन एसएमबीआर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब ने पूरे पंजाब के जिलों के डीसी रेट विदाउट एनी कंसल्टेशन विद एनी स्टेक होल्डर और एसोसिएशन, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, डीसी रेट। मैं आपको एक छोटा सा, हमारा ये पिंडी का एक सेक्टर है डीएचए वैली, इसका मार्केट का रेट 1 लाख रुपए मरला है, उसका डीसी रेट 5.5 लाख रुपए पर मरला कर दिया है। यहां पे बड़ा मुतवस्सित तबका है जिनके प्लॉट हैं, 8 मरले का मैक्सिमम प्लॉट है। और प्रॉब्लम यह है कि जब इतनी 5.5 लाख रुपए का मतलब यह है कि 40 लाख रुपए ऑफिशियली वाइट मनी होनी चाहिए वो प्लॉट खरीदने के लिए। अच्छा मकबूल साहब, सर यही सर सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, इसका भी साथ ही जवाब दीजिएगा। सर अब एक शख्स है, वो अपनी जमा पूंजी जमा करता है और अपना जितना उसका पैसा होता है वो खरीदने की कोशिश करता है। अगर वो एक साल में 5 लाख रुपया जोड़ पाता है, लेकिन उसी एक साल के अंदर प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो इतनी हो जाती हैं कि वो उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो सर इस पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए ताकि ख़रीदने वाला जो है, जिसका ख्वाब है उसका अपना घर हो, तो वो भी खरीद सके? तो ये तो मल्टीप्लाई करती हैं विद इन मंथ्स। देखें ना तो मल्टीप्लाई क्यों करती हैं, इसलिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो है वो मॉर्टगेजेस का रिवाज नहीं है। मॉर्टगेजेस का रिवाज इसलिए नहीं है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप यूके में देख लें, यूएस में देख लें, कोविड-19 से पहले उनका 2.5 और मैक्स जो उनका रेट था वो 3.5 था, और वो इंक्लूडिंग उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था। और हमारा आप देख लें कि 13.25% जो था हमारा बेसिक रेट था, बेसिक जो स्टेट बैंक का था, प्लस उसके ऊपर बैंक साहब से चार्ज करके, तो आप 16-17% के ऊपर आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के किस कंट्री के अंदर ऐसे होता है कि आप 17% पे करें और उससे फिर आप एक प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक जो बायर है, अगर वो महीने का उसकी जो सेविंग है वो 50,000 रुपीज है, तो आप अगर 10 लाख का भी बैंक से लोन लेंगे तो आपको उसको 70,000 पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर वो गवर्नमेंट वाकई इसके ऊपर सीरियस है और वो चाहती है कि मुल्क के अंदर एक बिजनेस एक्टिविटी आए। देखें, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इटसेल्फ ये एक इंडस्ट्री नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पीएम साहब ने अनाउंस तो किया कि हम इसको कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, और वो साथ स्किप हमारे रियल एस्टेट को कर गए। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट लाजिम और मलजूम है आपस में, ये एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते इनको। वो अनाउंस उन्होंने कर दिया, बट ग्राउंड के ऊपर अभी तक कोई ऐसी हमें
सिचुएशन नजर नहीं आ रही है कि उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा प्रॉपर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये सबसे पहला काम उनको ये करना है। मेरी ये तजवीज है आपके चैनल के हवाले से गवर्नमेंट को कि अगर वो चाह रहे हैं, अगर जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं एक छोटी जिमनी बात करता चलूं कि कोई भी आप गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट उठा के देख लें, ऐसा कोई भी उनका मंसूबा उठा के देख लें कि जिसमें उसके स्टेक होल्डर्स या उसके जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनसे ओपिनियन नहीं ली जाती। जो वहां पे इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, सब वही डिसीजंस करते हैं, सब वही फैसले करते हैं जो गलत फैसले होते हैं, और बाद में फिर इनको यू टर्न लेना पड़ता है उसके ऊपर, विच ठीक इज है, वेरी ये एक अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ये एक बुनियादी मसला है। रेलिवेंट दूसरी है सर प्लीज दूसरा मैं जल्दी, ऐड टाइम करता कम है चलूं, सर, जरा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मेरी ये प्रपोजल है कि जो मार्कअप रेट है उसको इनको फ्लैट करना चाहिए। 1 या 2% मैक्सिमम जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आती है, जब तक उसके ऊपर नहीं लेके आएंगे हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव ना हुई तो आपके अंदर बेरोजगारी का, आपके कंट्री के अंदर बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मजीद बढ़ने का खदशा है। ठीक है सरदार यासिर साहब, सर योर टेक। देखिए मैं इन दोनों से 100% एग्री करता हूँ। जो बेसिक चीज़ अगेन ओवरलुक की जाती है, जो आपने कॉस्ट की बात की कि डबल ट्रिपल क्यों हो जाती है कि प्रॉपर्टी की प्राइस, आप देखें जो कॉस्ट एक डेवलपर बेयर कर रहा है वो नेचुरली पास ऑन करेगा। एक प्रोजेक्ट अगर 4 साल पहले शुरू होता है और इस प्रोजेक्ट की उस वक्त कॉस्ट लेट्स से थी 100 जो डॉलर की थी वो 100 रुपीज़ थी, अब आपका डॉलर 167 तक पहुँचा हुआ है, तो नेचुरली वो खुद तो बेयर नहीं करेगा, उसने कोई तो प्रॉफिट कमाना है या बेयर मिनिमम भी कमाना है, तो उसको डायरेक्टली वो पास ऑन करेगा। तो कॉस्ट एस्केलेशन है, एस्केलेशन इज पास ऑन टू दी एंड यूजर। और इसमें आप देखें गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट हैज़ टू बी बॉट टू जीरो। मैं जब यूएस गया हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19 तो 0.25% मेरी मौजूदगी में उन लोगों ने अनाउंस कर दिया था। तो पाकिस्तान में बिल्कुल हमारे जो साथी हैं ठीक फरमा रहे हैं कि बिफोर कोविड-19 हम 16-17% पे कर रहे थे और अभी भी 7% फ्लैट रेट है, प्लस दी अदर चार्जेस मिलाकर यही वही 12% तक बात बन जाती है। दुनिया में कहीं भी नहीं इतना चार्ज किया जा रहा है और इस चार्जेस के साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकता, ना पे बैक कर सकते हैं। और हमारी जो मैसेज की हम मार्केटर्स की बात कर रहे हैं, देखें एट द मोमेंट टुडे जो रिक्वायरमेंट है हमारी हाउसिंग की वो 10 मिलियन हाउसेज है अगेंस्ट द करंट नीड। उसमें अगर हम खुद अपनी बात करें, मैंने ताज रजनीशा का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें हमारे ग्रुप ने 3.5 मरला के प्लॉट्स अनाउंस किए मैसेज के लिए, लेकिन वो 3.5 मरला के प्लॉट्स अभी हम डेवलप करेंगे, लेकिन क्या पता अप्रूवल्स की डिलेज की वजह से वो क्या हैंड ओवर हो। तो ये एरिया आता है, ये डोमेन है गवर्नमेंट की कि वो हम जैसे स्टेक होल्डर्स को बुला के पूछें कि आपके क्या इशूज़ हैं। देखिए एक तो आपकी सेल होती है जिसमें आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के 4-5 मंसूबे हैं या 10 मंसूबे हैं, इस पर आप मुझे अपडेट दें। आप उन मंसूबों की अपडेट लें जिन लोगों के साथ बिलियंस के हिसाब से जो ना इन्वेस्टमेंट है उनकी, उसके साथ एंड यूजर्स अटैच हैं, रोजगार लोगों का अटैच है, कि आप उन पे अपडेट लें कि यार उन प्रोजेक्टों का क्या हुआ है जो पिछले साल लॉन्च हुए थे। अभी आपने सीडीए की ऑक्शन की है, सीडीए में आपने ऑलमोस्ट 12 मेन कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब होंगे, बनेंगे कब, डिलीवर कब होंगे। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, यूटिलिटीज़ की बात आती है, उसमें कौन पूछेगा? क्या कोई ऐसी स्पेशल टीम मौजूद है जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे अपडेट ले हमसे और जाके उनको अपडेट करे कि येस प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे और उसमें क्या उनको कंस्ट्रेंट्स फेस हो रही हैं, क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैसेज की हम बात करें। देखिए हम जब इस मुल्क की बात करते हैं, ये मुल्क प्राइमरीली रियल स्टेट सेक्टर के साथ ही चल रहा है, आपकी रियल स्टेट डेवलपमेंट की वजह से चल रहा है, और आपकी रेगुलेशन के इशूज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने अनाउंस किया था कि हम रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे पाकिस्तान में, जो कि नहीं बनी। आप उसको बनाएंगे तो आपकी जो ग्रे एरियाज़ हैं, जो ग्रे डेवलपर्स हैं, ग्रे एजेंट्स हैं, ये खुद ब खुद फिल्टर आउट हो जाएंगे। लेकिन इन पॉलिसीज़ को सिर्फ अनाउंस करना काफ़ी नहीं है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, इनको अनाउंस करना काफ़ी नहीं है, इसकी एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, इसकी कॉन्टीन्यूटी ज़रूरी है। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है, आखिर में मैं एक ही बात करूँगा कि एक बात तो तय है, गवर्नमेंट जितनी मर्जी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ बना ले, जितने मर्जी ज़बरदस्त मंसूबे बना ले, लेकिन जब तक स्टेक होल्डर्स को, जब इस सनत से वाबस्ता अफराद को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, आपका ये जो मंसूबा है गवर्नमेंट का, ये कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।